लोगों ने एग्जाम्पल z माइनस 3 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसका रेंज फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड करने के लिए बोला था, तो ये है मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। क्लियरली ये एक डिस्क का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेंटर कितना है इसका 0,3 और रेडियस है 2, तो 0,3 एंड रेडियस इज 2। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल टू 2 होता तो डेफिनेटली ये सर्कल की पेरीफेरी वाले पॉइंट्स आते। ग्रेटर देन 2 है तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल, लेकिन अभी है लेस देन इक्वल टू 2, यानी इनर पोर्शन है और सर्कल का। क्लियर? अब इसके ऊपर अगेन इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मिनिमम आर्ग्यूमेंट और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ये डिसाइड करना है और ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो क्लियरली फॉर मिनिमम आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट आने वाला है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है इसी का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो वो मिनिमम आएगा। ठीक है, सपोज करो आप इस तरीके से कुछ डायग्राम बना दो यहाँ पे, लेट से इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, अभी इसको आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए फिक्स है, आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये एंगल इस एंगल से तो ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, तो ये है मिनिमम आर्ग्यूमेंट, और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट आएगा जब ये इसको टच करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली जस्ट ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला था। कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इतना टफ है नहीं है ना? ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 3। और ये डिस्टेंस है 2। डन, इनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो सपोज करो ये एंगल है लेट्स से थीटा, तो यहाँ पे यूज करोगे अभी आप साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम कितना आ गया बोलो? π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। हाँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। एक चीज ध्यान रखना, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, या साइन इनवर्स एक्स लिखता हूँ तो इसको कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स एक्स। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया अभी कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। हाँ, मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 करेक्ट आंसर है, और कॉस इनवर्स 2/3 भी करेक्ट आंसर है। सपोज करो आपको ये 10 के फॉर्म में चेंज करना है, तो अभी इसको आप 10 के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा होता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गया ना? ठीक है, तो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम कितना आएगा बोलो? π/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3। करेक्ट है, π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3। देखो यार, दिस एंगल है π/2, ये पूरा एंगल हो गया π/2, ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा ही आने वाला है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम इज π/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3, वेयर थीटा इज साइन इनवर्स 2/3। क्लियर? बाकी टफ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि फाइंड आउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे, फाइंड आउट जेड corresponding to argument z minimum and argument of z maximum। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किए हैं, cos इनवर्स 2/3 और π/2 प्लस sin इनवर्स 2/3। अभी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं फाइंड करना है, अभी आपको इनके रिलेटेड, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो फाइंड करना है, मतलब बेसिकली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट जहां पे टेंजेंट बन रहा होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो काफी इजी है, ये एंगल तो ऑलरेडी आ ही गया ना। सपोज करो ये एंगल अल्फा है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। आप मेरे को बस इतना बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा?
दिस डिस्टेंस √5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है √5, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका x कंपोनेंट कितना हो गया √5 cos अल्फा, हाँ और y कंपोनेंट कितना हो गया √5। sin alpha हाँ, तो इसका x कंपोनेंट हो गया √5 cos अल्फा एंड y कंपोनेंट इज √5 sin अल्फा, where alpha is equal to cos inverse 2/3, so cos alpha is equal to 2/3 2/3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी इजीली आ गए हैं अभी, दीज आर 2√5/3 कॉमा √5 और sin अल्फा, बस cos अल्फा आ गया, अभी sin अल्फा फाइंड कर लो। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आएगा अगेन √5/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम, वो भी फाइंड कर सकते हो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। डेफिनेटली सिमेट्री से बाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम एंड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। एनी डाउट? नो सर No, sir. ठीक है, सिंपल है, नोट करो इसको, हो गया ये सिंपल। ठीक है, ये नोट कर लो, और कोई भी डाउट है तो बताओ। देखो, सपोज करो तुम्हें कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो जस्ट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लो और एंगल फाइंड कर लो, फिर वो पॉइंट हो जाता है r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये होता है cos इनवर्स थीटा, है ना। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x, लेकिन π/2 प्लस साइन इनवर्स x, इसको आप cos इनवर्स x नहीं लिखते हो। ऑब्वियसली बात है, देखो π/2 माइनस थीटा करने पे ही वो cos थीटा में चेंज होता है, π/2 प्लस थीटा करने पे cos माइनस साइन में चेंज होगा, साइन तो खैर cos में ही चेंज होगा, लेकिन cos फिर माइनस साइन में चेंज होगा, तो वहां पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप फिट नहीं करते हम लोग। Okay, next question. Modulus of z minus 4 root 3 iota is less than equal to 4. You have to find out the again same question, argument of z maximum and argument of z minimum. अभी क्या सेंटर है बोलो? 4 हाँ, 4 रूट 3 और रेडियस है 4, क्लियर। तो देखो x कोऑर्डिनेट है 4, मतलब ये डिस्टेंस 4 कहीं पे आने वाला है, और ये डिस्टेंस है 4 रूट 3, रेडियस भी 4 है, तो डेफिनेटली ये सर्कल टच करेगा कौन एक्सिस को बोलो? x axis नहीं यार, ये y एक्सिस को टच करेगा ना, हाँ, 4 जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस है। हाँ, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनने वाला है।
क्लियरली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम कितना आएगा बोलो? 90 डिग्री। हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम फिक्स है 90 डिग्री। जस्ट आप मिनिमम फाइंड कर लो, बस काफी है। मिनिमम मतलब ये एंगल फाइंड कर लो, दिस एंगल। अभी क्या है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज 4√3, दैट इज ग्रेटर देन 4, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पा रहा है। सपोज करो ये भी 4 रहा होता तो एक्स एक्सिस को टच करता है, और सपोज करो y कोऑर्डिनेट लेस देन 4 होता तो फिर ये कट करता है यहाँ पे। करो यार, ये एंगल फाइंड करके बताओ मेरे को कितना आता है। ये डिस्टेंस तो क्लियरली रेडियस है इसका 4। ये डिस्टेंस कितना है प्रथमेश, तुम बताओ। दिस डिस्टेंस 8। करेक्ट है, क्योंकि सेंटर है इसका 4,4√3। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 प्लस 48 यानी कि 64, अंडर रूट करोगे तो 8। ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो? 30 डिग्री। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम कितना आएगा बोलो? प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे? सॉरी 30 डिग्री। 60 थोड़ी आएगा बेटा, कंप्लीटली नेगेटिव थोड़ी है। हाँ हाँ सॉरी। बोलो, 30 थोड़ी आएगा यार, 30 तो ये एंगल आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। बताओ कितना एंगल आएगा, ट्राई करो। सर 30 डिग्री आएगा ना? 1 मिनट। हाँ सर 30 डिग्री आ रहा है। ओके हाँ बताओ 30 डिग्री कैसे आ रहा है बोलो? वो मतलब जो निकाला हुआ एंगल 30 है, फिर उसके हाँ, साइड का जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है वो भी 30 डिग्री होगा, तो फिर बचा हुआ वो 30 ही होगा ना? अच्छा सिमेट्री से बोल रहे हो क्या? ठीक है, ये भी एक मेथड है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ। बेटा इस सर्कल के लिए ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और यहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो डेफिनेटली सिमेट्री में ही होते हैं ना ये तो। हाँ। इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल्स सेम ही आते हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री, इसका मतलब रिमेनिंग ये एंगल भी कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, खैर ये कंसेप्ट हर जगह वैलिड नहीं हो पाता है, लेकिन अभी हो गया है 30 डिग्री, करेक्ट है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम कितना आएगा बोलो? 5/2। 30 डिग्री। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? 5/2। 90 डिग्री, करेक्ट है। अच्छा आपको ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना होता है दिस पॉइंट या दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे फाइंड करते हैं? ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 16, यही है। और फिर इसका दिस एक्स कंपोनेंट cos थीटा और दिस कंपोनेंट sin थीटा, समझ गए ना? हाँ सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, मॉडुलस ऑफ z minus 5 root 3 minus 4 root 3 iota less than equal to 4. Find argument of z minimum and maximum. एक काम करते हैं, तुमको कैलकुलेशन इजी रहेगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसको 6 minus 6 root 3 iota लिख लो। अभी एग्जैक्ट एंगल आएगा यहाँ पे। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। मॉडुलस ऑफ z minus 6 root 3 iota is less than equal to 4। सर्कल का इनर पोर्शन है ये। अभी आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है। अभी सेंटर है 6,6 root 3 एंड बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट आर ग्रेटर देन 4, तो ये टच वगैरह नहीं होगा अभी। बताओ ये एंगल कितना आता है, सोचो। फाइनली ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। सर हाँ बोलो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम हाँ बताओ। पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओके, देखते हैं, देखते हैं। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली अभी आपको दिस एंगल माइनस दिस एंगल करना है, यही क्या है? हाँ सर। ओके बेटा, दिस एंगल कितना आ रहा है बोलो? 60 डिग्री। हाँ, और ये कैसे फाइंड किया? इसके कोऑर्डिनेट से फाइंड किया होगा आई थिंक। हाँ मतलब डिस्टेंस बिटवीन और फिर वो 6 रूट 3 बाई। हाँ ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 12
इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि दिस डिस्टेंस है 6√3 और इसका दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट, तो 100% ये फुल एंगल, ये तो 60 डिग्री आएगा। हाँ और अभी आप जस्ट ये एंगल फाइंड कर लो, और ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो इस ट्रायंगल के हेल्प से। हाँ तो ये है 4, ये है 12, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप साइन थीटा, बिकॉज दिस एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/12, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/12 यानी 1/3। हाँ करेक्ट है। तो रिमेनिंग यानी दिस एंगल कितना आएगा बोलो? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बिल्कुल करेक्ट है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम? सर वो अभी क्या है? हाँ करो यार, सिंपल है, अब तो आ ही गया ना आंसर। भाई ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही है ना, ये एंगल हाँ है साइन इनवर्स 1/3, ये एंगल भी है साइन इनवर्स 1/3, और ये टोटल एंगल जस्ट अभी आपने बताया 60 डिग्री। हाँ हाँ हाँ। तो ये टोटल एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है साइन इनवर्स 1/3, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम इज 60 डिग्री प्लस π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये आंसर है, करेक्ट है। अच्छा, इसमें भी सपोज करो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं, तो आप पहले ये डिस्टेंस फाइंड करोगे, दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 16। चलो करो, कर फाइंड करके देखो। फाइंड जेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर पहले मिनिमम कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम एंड मैक्सिमम। यार आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, समझने का ट्राई करो अच्छे से और जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चंस को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिनिमम एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर रिलेटेड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगेन सपोज करो आपको पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सिंपली आप उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करो और एंगल फाइंड कर लो। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 8√2 128। 144 माइनस 16, तो 144 माइनस 16 हो जाएगा 128, और 128 होता है 8√2। बिल्कुल ठीक है। तो 8√2 cos थीटा कॉमा 8√2 sin थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना आ रहा था? दिस π/3 माइनस sin इनवर्स 1/2। हाँ ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको मैं 5 बोल रहा हूँ यार, है ना 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 8√2 cos 5 कॉमा 8√2 साइन 5। sin 5। ठीक है, अभी काम कर सकते हो, छोड़ सकते हो यहाँ पे ना, ये मैं आपको फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही बताता हूँ, क्योंकि सब इनवर्स वाला पोर्शन है। क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ π/3 माइनस दिस आएगा, तो फिर वहां पे आप अप्लाई करोगे cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, वो छोड़ सकते हो अभी, वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, इसको वहीं पे डिस्कस करते हैं। बाकी आप ये भी कर सकते हो, देखो यार ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका स्लोप फाइंड कर लो, y इज इक्वल टू mx है, और इस सर्कल का इक्वेशन है तो दोनों को सॉल्व कर लो। लेकिन जनरली सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नहीं सर। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी पूरा, है ना? ओके तो ये सब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, है ना, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया अभी तक।
अभी तक जस्ट हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ जेड का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ, उसके अंदर सपोज करो किसी पॉइंट का आपको आर्ग्यूमेंट शो करना है, तो आप उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हो और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग लिखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल एनालिसिस लिखो ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का, जेड बार का ग्राफिकल एनालिसिस ऑलरेडी किया है हम लोगों ने। अभी हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा फिक्स्ड है, जेड मूविंग है। तो देखो इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जेड इज मूविंग सच दैट जब आप उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल फिक्स है और वो एंगल है थीटा। ठीक है, सपोज इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, लेट्स से जेड यहाँ पे है, तो इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ये एंगल थीटा। अभी आप मेरे बताओ, मेरे को थीटा फिक्स रखना है, तो जेड कहाँ पे मूव करना चाहिए वो बताओ। उस लाइन पे। एग्जैक्टली, जेड 100% इसी लाइन पे मूव कर रहा होगा, जेड इधर नहीं आ सकता, क्योंकि जेड इधर आ गया ना तो एंगल चेंज हो जाएगा। जेड इस लाइन के बिलो भी नहीं आ सकता तो भी एंगल चेंज हो जाएगा। हाँ, जेड तुम इसी लाइन पे मूव कर सकते हो कहीं पे भी, डेफिनेटली एंगल सेम ही रहने वाला है। समझ गए? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट रुको, है ना, एक पॉइंट रुको, जैसे सब इसमें एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी जेड इज मूविंग सच दैट जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो एंगल है 60 डिग्री। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि आपका ये फुल लाइन नहीं आएगा, जस्ट ऊपर वाला पोर्शन आएगा, आप इस पॉइंट पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना होता है, नॉट डिफाइंड। नहीं अरे इस पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ। सपोज करो पॉइंट यहाँ पे होता है तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, तो एंगल, तो आंसर आएगा -120 डिग्री। हाँ ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 120, लेकिन आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो -120। और यार 60 डिग्री और -120 डिग्री डिफरेंट होता है, हाँ तो ध्यान रखना इसमें फुल लाइन नहीं मिलता है आपको। समझ रहे हो? अच्छा, एक पॉइंट और, मैंने यहाँ पे होलो सर्कल क्यों अप्लाई किया वो बताओ। पॉइंट का आर्गुमेंट नहीं होता। डिफाइंड नहीं। सपोज करो पॉइंट आपने ओरिजिन पे लिया तो सिंगल पॉइंट का आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता ना पॉइंट का, तो हाँ इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे होलो सर्कल आता है। अब इनका एक काम करो, आप पॉइंट वाइज इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट करो जितना भी लिखा हुआ है। क्लियर? अगेन यार सपोज करो दो डायग्राम है, दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें ये पॉइंट फिल है और एक में होलो है, तो होलो आंसर ही करेक्ट है। और एग्जांपल लिखते हैं। Z will move on a ray, origin not included, ray originates from origin। अच्छा, ये इसमें ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि कंप्लीट लाइन नहीं मिलता है आपको। अच्छा, प्लस माइनस पाई बाई 3 लिखा होता है तब भी कंप्लीट लाइन नहीं मिलता है ना, क्योंकि पाई बाई 3 60 डिग्री ये और माइनस पाई बाई 3 -60 डिग्री वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी है एग्जांपल, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -45 डिग्री।
ठीक है, तो रो विल डेफिनेटली मूव इन विच क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. एग्जैक्टली, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट वाले आपको आंसर्स मिलने वाले हैं सारे। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू थीटा। तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। सपोज करो जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, और लेट से जेड वन है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन। तो तुम थोड़ा सोच के देखो, जब तुम इसको माइनस करोगे यू विल गेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस आयोटा वाई माइनस वाई वन। फिर वहां पे टेन थीटा कुछ ऐसे आएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बेसिकली स्लोप को शो कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग। It's Z1. हाँ, x कॉमा वाई एंड x1 कॉमा Y1. I1. जैसे मॉडुलस में सपोज करो ये मॉडुलस होता है इज इक्वल टू आर, तो वो सर्कल आता है, सेंटर है Z1। अभी यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे भी रे ही ओरिजिनेट होगा, लेकिन अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? Z1. एग्जैक्टली। ठीक है, Z1 और थीटा फिक्स है और Z मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना ना। तो सेम अभी अगेन रे आने वाला है और वो रे ओरिजिनेट होगा Z1 से। अगेन डिपेंड करता है एंगल थीटा के ऊपर की कहाँ जाने वाला है। मैं एक एस्टीमेट डायग्राम बनाता हूँ थीटा। अगेन इसमें Z1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि सपोज करो Z1 आपने इंक्लूड किया तो Z इज इक्वल टू Z1, Z1 माइनस Z1 जीरो, और ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं सर। ओके, एग्जांपल्स करते हैं अभी। लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री। तो बताओ यहाँ पे रे कहाँ से ओरिजिनेट होने वाला है? स्टार्टिंग पॉइंट 2, माइनस टू कॉमा जीरो। Minus हाँ 2. minus. हाँ, और एंगल कितना चाहिए आपको? माइनस टू पाई बाई थ्री, यानी माइनस 120 डिग्री। तो डेफिनेटली ये थर्ड क्वाड्रेंट में और अवे हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना पूरा लाइन नहीं है यार, ये ना, ये कंप्लीट लाइन नहीं आएगा, जस्ट आपको एक रे मिलेगा। हाँ सर। बिल्कुल। ये क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड आउट Z satisfying the relations modulus of Z is equal to 5 and argument of Z plus 5 is equal to pi by 4। मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट हो आप 100% डायग्राम ही बनाओगे। आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस में इक्वेशंस नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि इनके इक्वेशंस आते हैं टेन थीटा के फॉर्म में, वो प्रेफरेबल या कन्वीनियंट नहीं होता है। तो आप इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, और देखो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं।
Find out Z satisfying the relations first and second. Sir, Z is equal to 5 iota. 100% करेक्ट आंसर है. देखो मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 5. ये तो क्लियरली सर्कल है. सेंटर है 0,0. रेडियस कितना आ रहा है इसका 5 यूनिट्स. ओके नेक्स्ट इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4. ये एक रे है. इसका ओरिजिन पॉइंट क्या आ रहा है बोलो. -5,0 और -5,0 यही पॉइंट है यार, है ना. दिस पॉइंट एंगल कितना आ रहा है पाई बाई 4. अभी ये तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पाई बाई 4 एंगल पे जो रे आएगा वो एग्जैक्टली पास कहाँ से होगा. तो देखो यार ये जो ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 5, ये एंगल है 90 डिग्री. तो तुम ट्रायंगल बनाओगे ना तो ये एंगल 45 ही आएगा. वैसे भी ध्यान रखना. हाँ बिल्कुल, इसको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए आप लोगों को. सपोज करो इन सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये सारे एंगल्स कितने आएंगे 45. 45. ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. अब देख लो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं. अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है यार, ये होलो सर्कल है. कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन रहा होता तब डेफिनेटली ये -5,0 भी एक पॉइंट आता, लेकिन अभी केवल यही सॉल्यूशन है. सो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. समझ गए ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ, और ये सॉल्यूशन है क्या. Z इज इक्वल टू 5 आयोटा. 5 आयोटा. 0,5. डन. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ. काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. डायग्राम बना लो, सफिशिएंट है, हो जाएगा क्वेश्चन. क्या आंसर है बोलो इसके अंदर. सर नो सॉल्यूशन. हाँ सर, करेक्ट नो आंसर सॉल्यूशन. है. ये 135 तो 135 तो यहाँ पे मूव करेगा ना, तो नो सॉल्यूशन. अगेन -5,0 सॉल्यूशन नहीं है यार, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में ये पॉइंट यूज नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है ये पॉइंट. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. प्रेरणा एनी डाउट. हाँ सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 5 आयोटा, तो रे ओरिजिनेट होगा अभी 0, -5, That's fine. ठीक है, और एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो तुम खुद सोचो बेटा, ये एंगल सपोज करो ये इस पॉइंट से पास होता है तो कितना एंगल आएगा? 45 तो हाँ मतलब एक्स एक्सिस के साथ में 45 एंगल आएगा, तो अभी तो कम है ना 45 से, हाँ तो डेफिनेटली कुछ बिलो पास होगा ये ऐसे। क्लियर? हाँ तो आपको ये, हाँ तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, दिस पॉइंट। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए सिंपली इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो? 5 वो तो रेडियस ही आएगा ना, बस एंगल फाइंड कर लो ओरिजिन से कितना एंगल आ रहा है, जस्ट ये एंगल फाइंड कर लो कितना आता है, तो इसे कोऑर्डिनेट्स आप इजीली लिख सकते हो। कितना एंगल है बताओ, कौन बताएगा, देखते हैं। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं है ये, सोचो और। -60। अरे यार 60 -60 एक ही बात है भाई, वैसे भी ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं हम लोग। 60 डिग्री नहीं आएगा एंगल, 60 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? सर वो नीचे वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब ठीक है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री, तो तो ये फिर कितना है? वाला 60 आएगा, ये एंगल भी कितना आएगा? और वो भी 60 आएगा ना 60 बेटा, आएगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है हाँ ये रेडियस और रेडियस तो सेम ही होती है ना, हाँ ओके तो ये एंगल 60 डिग्री, तो 100% ये एंगल भी, हाँ सपोज ये 45 होता तो ये भी 45 होता, क्योंकि ये और ये सेम है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 60 60, तो ये एंगल भी कितना आएगा? 60। तो ये एंगल कितना आएगा जो भी फाइंड करना है हम लोगों को? 30 डिग्री। 30 degree. तो ये एंगल एक्चुअली 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। और ये डिस्टेंस है 5। अब तुम खुद बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5, cos 30 और वाई कोऑर्डिनेट -5। हाँ, Sin 30. माइनस अप्लाई कर देना बस अभी, है ना। तो ये आंसर है, ये एंगल है 30 डिग्री, 5 cos 30 एक्स कोऑर्डिनेट और 5 sin 30 वाई कोऑर्डिनेट, बट फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो -5 sin 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट है किसी को? आप बोल सकते हो यार, है ना, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है किसी को? जीरो कॉमा जीरो, रेडियस है 5, ठीक है। अगेन रे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, -5,
और अभी एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो ये लोग किस क्वाड्रेंट मीट करेंगे बोलो? 3 से स्टार्ट हो रही है First. ना? नहीं बेटा ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मीट करेंगे अभी, आपको ये पॉइंट बताना है। अगेन इस पॉइंट का एंगल बताओ आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, डिस्टेंस है 5, जस्ट ये एंगल बताओ कितना आ रहा है। तो ये एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ रहा है बोलो? 30 डिग्री। हाँ ये एंगल 30 डिग्री है 100%, ये एंगल भी कितना आएगा? 30 डिग्री, क्योंकि हाँ ये और ये सेम है लेंथ इनका। आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जैक्टली इसका मतलब ये जो है ना, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, हाँ हाँ और 120 में से 98 डिग्री एंगल को हटा दो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ना, हाँ 30 रिमेनिंग डिग्री। एंगल एग्जैक्टली 30 डिग्री। आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आएगा बोलो? 5 cos 30 5 5 cos 30 एंड 5 sin 30, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं। ठीक है, अभी रे पास हो रहा है 0, -3 और एंगल है 45। तो तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाना है ना आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल वो 45 बनाना है, तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 आएगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 3 आया। 3. और सपोज करो यहाँ पे मैं 3 डिस्टेंस यूज करता हूँ, हाँ ये एंगल है सॉरी ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस भी है 3, ठीक है। तो और सपोज मैं ये डिस्टेंस यूज करता हूँ, तो डेफिनेटली एंगल कितना आने वाला है? 45। हाँ हाँ इसका मतलब ये यहाँ पे 3, 0 से पास कर रही होगी लाइन, आपको हाँ। ये पॉइंट बताना है बिल्कुल। चलो बताओ, देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ से पास होने वाला है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस भी 3। सपोज करो ये रहा होता है यहाँ पे, लेट से 60 डिग्री होता है ये, यानी पैरेलल से 60 डिग्री, तो ये और ऊपर चल जाता फिर। हाँ अभी आप ये एंगल बताओ, दिस एंगल, ये ब्लू वाला एंगल बताओ कितना आएगा? अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? नहीं सर। अभी ये नहीं. आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है बिल्कुल। सोचो कैसे करते हो, देखते हैं। ये एंगल आ गया तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पता है आपको 5 है, तो पॉइंट विल बी 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। बस ये एंगल कैसे आप फाइंड करोगे वो देखते हैं।
सर 37 डिग्री। 37 कैसे आ रहा है 37 बताओ। और वो हम्म मतलब वो जो रेड लाइन है वो 5 है डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस 5 है, ओके। नहीं नहीं सॉरी सर रॉन्ग है। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुमने ये पूरा 5 लिया क्या? नहीं सर वो नहीं सर रॉन्ग है। चलो कोई नहीं, ठीक है। सर सर बताओ। 45 हाँ मतलब समृद्धि बोलो, बताओ। मेथड ऐसे करेंगे कि वो y एक्सिस पे 0,-3 है और x एक्सिस पे 3,0 वहां पर कट कर रहा है ना वो। हाँ बिल्कुल। तो फिर उससे एक लाइन पास करेंगे, उसका लाइन का इक्वेशन इक्वेशन लिख लिख। दो फिर, बेस्ट यही है, बेस्ट यही है, बेस्ट यही है कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, सर्कल का इक्वेशन लिख दो, सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे एंगल आप फाइंड कर नहीं पाओगे। देखो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्चुअली। ये एंगल कितना आ रहा है, दिस एंगल, ये एंगल कितना ही होता हो पहले, कर्सर जहाँ पे है। भी कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है तो फिर हाँ वो बिल्कुल लाइन इक्वेशन लिखा है। बिल्कुल जीरो बिल्कुल से बिल्कुल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर वो अच्छा जो राइट एंगल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म करते वक्त जो 45 वो जो डिस्टेंस उससे 45 होगा। ठीक है समझिए, ओके ओके, समझ गए। बाकी देखो डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड कर लो, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, और इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, ये एंगल कितना आ रहा था 45, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है 1। ये लाइन पास कहाँ से हो रहा है, 0,-3, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 टाइम x माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 4। इनको सॉल्व कर लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअली डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये आपको ये पॉइंट भी प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव फाइनली। तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 25, डन। So 2x square minus 8x minus 9 is equal to 0. X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. तो b square आ गया है 64 और 4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 9 यानी 72, और नेगेटिव 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 पॉजिटिव 72 प्लस 64, तो ये हो गया 136। क्लियर? और रूट 136 इज ग्रेटर देन 8। सर हाँ तो आप यहाँ पे यूज करोगे प्लस साइन, क्या यूज करोगे, प्लस, तो x इज इक्वल टू आ प्लस गया है अभी 8 प्लस रूट 136 अपॉन 4, और y इज इक्वल टू आ जाएगा दिस माइनस 4, यानी कि माइनस 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अभी रूट 136 माइनस 4, यानी कि 4 इंटू 4 16, और 8 माइनस 16 इज माइनस 8 अपॉन 4, ये आंसर आएगा। क्लियर? बट सर उस मेथड से भी कर सकते हैं ना। किस मेथड से बोलेगा, मेरे को क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा मेथड, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ। सर हम्म वो जो पॉइंट्स 0,-3 एंड 3,0 हम्म उन दोनों को करके एक लाइन होगा, वो y प्लस ठीक 3 है इज इक्वल टू 1 इंटू -1। ठीक है। हाँ तो फिर
इट विल बी कॉर्ड टू द सर्कल ना। एग्जैक्टली। एक हाँ सेकेंड, तो फिर एक सेकेंड, इतना सा पोर्शन कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड तो ये फुल होगा यहाँ पे। अब आगे बताओ। पूरा ठीक है, बट हमें बस ऊपर वाला सेक्शन ही लेना है। एक सेकेंड रुको, 1 मिनट रुको, कर लेते हैं, डायग्राम बनाता हूँ, रुको। ठीक है, आगे बताओ। हाँ हाँ आप बताओ। हाँ ये लाइन अभी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। ठीक है, वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, ठीक है। हाँ तो अ, इस पॉइंट का जो मिड सॉरी इस लाइन का मतलब इस इंटरसेक्ट का जो मिड पॉइंट होगा हाँ वो ये पॉइंट नहीं होगा, वही लेकिन क्या इस लगता है। डिस्टेंस होगा। हाँ बिल्कुल होगा, वो तो होता ही है, सर्कल में हमेशा होता है। सर्कल में तुम यदि किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो वो मिड पॉइंट पे मीट करती है। आगे बताओ। ठीक है, तो फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ज्वाइन कर दो एक बार। कर देते हैं, रुको। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्वाइन किया, आगे बताओ। हाँ तो और फिर ये जो पॉइंट है जो हमें चाहिए हाँ, उस और ओरिजिन का डिस्टेंस जो है वो 5 है। हाँ ठीक है, एक हाँ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 100% बन गया, आगे बताओ। इस लाइन का इक्वेशन पता है इसलिए वी कैन फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय p इज इक्वल टू मतलब वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आगे बताओ। और ये एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल क्या? नहीं ये उसके नीचे का एक्स एक्सिस लाइन का। हाँ ये एंगल 40, यहाँ पे एंगल 45 है। और ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी 45 होगा कौन सा एंगल 45 होगा? पास का। ये एंगल बोल रहे हो, ये एंगल बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ये एंगल 45, आगे बताओ। पूरा नहीं ठीक है। हाँ तो वो 45 हो गया। अभी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाला है वो p होगा तो फिर साइन थीटा मतलब पूरा थीटा जो होगा वो p/5 नहीं सॉरी कॉस थीटा इक्वल्स टू p/5 होगा। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू p/5। ठीक हाँ है, तो फिर वो cos थीटा पूरे का आ गया ना तो फिर उसमें अगर वो एंगल अल्फा है तो फिर वो थीटा में से -45 करेंगे तो फिर वो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, चलता है। काफी सारे डिस्टेंसेस वगैरह फाइंड करने पड़ेंगे आपको, लेकिन उसमें कर सकते हो। ठीक है समृद्धि, कर सकते हो। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो। बाकी बेस्ट मेथड ये है, काफी इजीली आ गया है, इसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें कभी प्रॉब्लम फील हो तो आप इसका इक्वेशंस वगैरह लिख दो। ठीक है, चलो इसको नोट करो, भी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ना जल्दी से। थर्ड पॉइंट। इस एग्जांपल में डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ओके, तो अभी तक आर्ग्यूमेंट में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स नोट किए हैं ना। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, सेकंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? हाँ थर्ड पॉइंट, अब थोड़ा ध्यान सुनना है ना, अभी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, अब और समझो। सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे कहीं पे है लेट्स से z1, ये है z2। तो आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 शो कैसे करोगे? z1 को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे पहले। हाँ हाँ, तो ये एंगल है θ1, हाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और इसको ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, ये एंगल हो गया θ2।
समझ गया ना? हाँ, तो थीटा बेसिकली क्या है? थीटा 1 थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 2। करेक्ट है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन OZ1 वेक्टर एंड OZ2 वेक्टर, वेयर O इज हाँ, ओरिजिन। डायग्राम क्लियर बनाता हूँ, रुको, ये तुम्हें हो सकता है देखने में प्रॉब्लम आ रहा हो, इसको फिर से बनाते हैं। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो थीटा इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू थीटा, या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन OZ1 वेक्टर एंड, OZ2 वेक्टर। हाँ ये वेक्टर समझते हो ना, ये टेल होता है, ये हेड होता है, टेल से स्टार्ट होके हेड पे एंड होते हैं ये लोग। हाँ हाँ, तो टेल है ओरिजिन पे। नेक्स्ट चैप्टर अपना वेक्टर्स वेक्टर्स ही रहेगा, वेक्टर्स और उसके बाद 3D। ठीक है, तो टेल है ओरिजिन पे और हेड है इसका Z1 पर, नोट करो। represents angle between OZ1 vector and OZ2 vector. Any doubt? नहीं सर। नो सर। हाँ, फोर्थ सर पॉइंट। Z1 और Z2 कौन से भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं? हाँ, कौन से भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, बिल्कुल, जैसे डायग्राम बना लेते हैं। बेटा इसका एक्चुअली इतना यूज होता नहीं है, ये कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। इसका मतलब जस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। सपोज करो ये ऐसे होता, 1 प्लस आयोटा, क्या लिखूं बताओ डिवाइड में, तुम बताओ, वही लिखता हूँ। और उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस है। ठीक है, कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट है 1,1 और ये पॉइंट है 1,-1। हाँ, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, तो इस एंगल को शो करेगा अभी थीटा। हाँ, समझ गए? हाँ। और वैसे भी ये आने वाला है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा होता है π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा कितना होता है, माइनस π/4। हाँ, तो टोटल आंसर कितना आ गया, π/2। 2। 45 ऊपर है और 45 बिलो है, टोटल हो गया π/2। तो कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ओके सर। फोर्थ पॉइंट, यार ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर, तो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। हाँ बोलो प्रेरणा, क्या डाउट है बताओ। सर अभी कौन ये दो थीटा और थीटा 2 कौन से भी क्वाड्रेंट में होंगे तो हमें साइन के साथ एंगल लेना है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो बेटा, ये हम लोग अभी, यार तुम एक चीज समझ नहीं रहे हो। तुम जब इक्वेशंस यूज करते हो ना तो आप एंगल साइन के साथ लेते हो, लेकिन जब तुम ज्योमेट्री यूज करते हो तब तो आप कैलकुलेट करते हो ना चीजों को प्रॉपर। हाँ, जैसे अभी मैंने हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के तरीके से लिखा, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 समझने का ट्राई करना थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज 45 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज माइनस 45। ठीक है, अब सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं डायग्राम से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सपोज करो इसी क्वेश्चन को आप डायग्राम से कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये एंगल है 45, ये एंगल है 45। अभी मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि टोटल एंगल कितना है, तो तुम क्या टोटल एंगल 0 बताओगे क्या? नो सर।
हाँ, तो वहां पे ये नहीं बोल सकते कि यार ये एंगल है 45, ये एंगल है -45, तो टोटल एंगल 0। ऐसा नहीं होता है, कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तुम यदि डायग्राम से चीजें कैलकुलेट कर रहे हो तब तो ऑब्वियस ही बात है आप ऐड करोगे, लेकिन एज ए इक्वेशंस यूज कर रहे हो तब आप यहाँ पे माइनस यूज करोगे। समझ गए ना? ओके सर। तो इक्वेशंस में तुम यदि कहीं पे भी यूज कर रहे हो हाँ। तो फिर जैसे देखो होता क्या है कि सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है -1, -3, तो मैं इस डिस्टेंस को तो 1 ही लिखूंगा ना। हाँ। हाँ, लेकिन जब मेरे को ये हाँ। इक्वेशंस वगैरह में यूज करना है तो इक्वेशंस वगैरह में तो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, वहां पे आप कोऑर्डिनेट यूज करोगे -1। हाँ, तो ये है, तो तुम डायग्राम से चीजें कैलकुलेट कर रहे हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड वगैरह यूज करो। तुम इक्वेशंस वगैरह यूज कर रहे हो तब चीजें विद साइन पुट करो। ओके सपोज सर, करो थैंक यहाँ यू। पे मैं +π/4 लिखता हूँ तो ये फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे +π/4 लिखते हो, यहाँ पे पता लगा आप मैग्नीट्यूड लिखने लग गए, तो फिर यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है या फिर फॉर्मूला है या फिर ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ पे विद साइन। डायग्राम कैलकुलेट कर रहे हो तो जस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके सर, फोर्थ पॉइंट। थैंक यू। हाँ, फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट थोड़ा अच्छे से देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे z मूव कर रहा है, ध्यान रखना z फिक्स नहीं है, तो बेसिकली आपको z के लोकस के बारे में कमेंट करना है। लोकस मतलब पाथ। तो z मूविंग z1 z2, z1 z2 ये फिक्स्ड है। ठीक है, और थीटा फिक्स है या नहीं है वो देखते हैं बाद में। ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z2। ठीक है, सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 माइनस, अच्छा आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, z - z2। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, z मूव कर रहा है, z1 z2 फिक्स है, तो बेसिकली ये रे कहां से ओरिजिनेट हो रहा होगा? z1। ये रे आ रहा होगा z2 से। हाँ। मतलब z1 से z और z2 टू z। ठीक है, और समझो अभी। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे z1 है और इधर कहीं पे z2 है, और मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे z है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना आपका दिस, इसको θ1 बोल दो। आप एक काम करो, इसको θ1 बोलो, इसे θ2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z1 कैसे शो करोगे? z1 से एक रे स्टार्ट करोगे आप, 100% उसमें z1 इंक्लूड नहीं होगा और वो रे z तक आएगा। एनी डाउट? नो सर। तो ये एंगल θ1 आ रहा होगा यहाँ पे, ये एंगल। ये एंगल θ1 आ रहा होगा, समझे? हाँ। हाँ। ठीक है, अभी शो करना है, सपोज करो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z - z2, तो ये रे कहां से स्टार्ट होगा? z2 से। और अगेन ये, हाँ डेफिनेटली इसमें z2 इंक्लूडेड नहीं है, और ये रे जा रहा होगा z तक। समझ रहे हो? और इसका ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना आ रहा होगा? θ2। ठीक है, अब तुम ये देखो, इनके पैरेलल में यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये एंगल कितना आ रहा है? θ2। और ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? θ1। θ1। और ये लिखा हुआ है θ1 माइनस θ2, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करूं तो θ2 माइनस θ1, हाँ। जिसको आप थीटा बोल रहे हो, तो बेटर थीटा यही आ गया ना फिर। तो थीटा यही आ गया ना। हाँ। ओके,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है ये क्या शो करता है, एंगल बिटवीन, जैसे यहाँ पर ओ Z1 वेक्टर आ रहा था तो यहाँ पे क्या आएगा Z1 Z वेक्टर हाँ एंड हाँ Z2 Z वेक्टर। Z2 Z वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम Z2 एंडिंग एट Z, मतलब एक वेक्टर जिसका टेल है Z2 पर और हेड है Z पे। क्लियर? हाँ सर। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम थीटा विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम थीटा विल बी नेगेटिव, क्योंकि थीटा 1 कम है थीटा 2 से। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, थीटा 1 कम एक्यूट है, थीटा 1 एक्यूट है और थीटा 2 ऑब्ट्यूज है। दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे जो एक्चुअली थीटा आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन अगेन डायग्राम वाइज दिस थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन Z1 Z वेक्टर एंड Z2। Z1। एग्जैक्टली। ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर अभी डायग्राम के हिसाब से थीटा नेगेटिव आएगा ना, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और इक्वेशन के हिसाब से थीटा पॉजिटिव आएगा ना? नहीं बेटे, डायग्राम देखो, तुम इतना कंफ्यूज मत हो। ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन है या डायग्राम है? जस्ट इतना लिखा इक्वेशन होगा। है। हाँ, तो यहाँ पे थीटा नेगेटिव आ रहा होगा कुछ, हाँ लेकिन यहाँ पे तो थीटा पॉजिटिव ही लिखोगे ना, क्योंकि ये डायग्राम है। हाँ। बेटा तुम खुद सोचो ना, तुम यहाँ पे 30 डिग्री यूज करोगे या -30 डिग्री यूज करोगे? 30 डिग्री। कभी ऐसा देखा है ट्रायंगल के अंदर -30 डिग्री एंगल लिखा हुआ है? कभी ऐसा देखा है? नहीं। हाँ, वो तो जब इक्वेशंस वगैरह में यूज करते हो और ये बोलते हो कि यार आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तब आप बोल देते हो -30 डिग्री। ओके सर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे लिखा होता तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव वैल्यू आती, लेकिन उस नेगेटिव वैल्यू को जब मैं इस डायग्राम में शो करता, तो मैं डायग्राम में, तुम खुद बताओ, -60 डिग्री लिखोगे यहाँ पे या +60 डिग्री लिखोगे? +60 डिग्री लिखेंगे। प्लस ही, बस ऑब्वियस सी बात है। हाँ हाँ। तो ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन Z1 Z वेक्टर एंड Z2 Z वेक्टर। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी Z1 Z2 कहीं भी हो सकते हैं इन एनी क्वाड्रेंट। अभी भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर थीटा विल बी नेगेटिव। फिर तुम्हें उससे ये डाउट आ सकता है कि ये नेगेटिव कैसे आप बोल रहे हो। तो देखो, ऑब्वियस ही बात है, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे -थीटा नहीं लिखते हम लोग, या मॉडुलस ऑफ थीटा नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव ही होता है एंगल, लेकिन इस डायग्राम में थीटा नेगेटिव आ रहा होगा। आशुतोष, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करो यार, है ना। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 अपॉन Z-2 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आप मेरे को जस्ट इतना बताओ, यहाँ पे रे कहाँ से ओरिजिनेट होने वाले हैं? ये रे किधर से आ रहा होगा? -2,0 एंड दिस रे 2,0। ठीक है, और जेड मूविंग है, इसलिए जेड का लोकस फाइंड करना है आपको। और उन रेज में जो एंगल है वो कंटिन्यूअस कितना है? π/2। 90 डिग्री। तो आप खुद बताओ कॉमन सेंस सोच के कि जेड का लोकस क्या होना चाहिए?
डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल नहीं, केवल सर्कल जिसमें ये एक डायमीटर है। हाँ अबे हाँ ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा ये दो लाइंस क्या है, ये रेज हैं। ये है -2,0 से आने वाला रे और ये है 2,0 से आने वाला रे। ये एंगल भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो डेफिनेटली जब इस तरीके से कंटिन्यूस एंगल सेम रहता है तो ये पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा? सर्कल। सर्कल। इस तरीके से, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो अब इसका डायग्राम बनाता है। अभी तुम 2 मिनट रुको यार, है ना? ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये काफी बेसिक सा पॉइंट है कि एंगल फिक्स होता है तो वो सर्कल पे ही मूव करता है। देखो होता है क्या है ना, एंगल फिक्स होता है तो वो डेफिनेटली सर्कल पे मूव करता है। 90 डिग्री एंगल होता है, सर्कल पे मूव करेगा, जहां पे ये जो पॉइंट्स है -2,0 एंड 2,0 विल बी डायमेट्रिक पॉइंट्स। ओके, इसके अलावा भी कोई एंगल होता, 60 डिग्री एंगल भी होता, तो भी वो कहाँ पे मूव करता? सर्कल। सर्कल पे। बस वो उसका डायमीटर नहीं होगा, फिर वो कोई कॉर्ड रहा होगा, क्योंकि ये सारे एंगल्स फिक्स ही होते हैं हमेशा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। सर हाँ, तो एंगल फिक्स है ऑलवेज सर्कल। एंगल π/2 है तो ये पॉइंट्स डायमीट्रिक पॉइंट्स, अदर देन π/2 देन कॉर्ड वाले पॉइंट्स। ओके, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो पहले यहाँ पे, है ना? तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या एक प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी एंगल है 90 डिग्री यानी डायमेट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, आप डायग्राम बना दो इसका इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है ना, हमेशा ये फुल सर्कल आंसर नहीं आता, या तो जस्ट अबव पोर्शन आएगा या बिलो पोर्शन आएगा। अबव और बिलो क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है -2,0 और ये पॉइंट है 2,0, तो बेसिकली डायमीटर के अबाउट सर्कल सिमेट्रिक होता है, तो या तो डायमीटर के अबव पोर्शन आता है या डायमीटर के बिलो पोर्शन आता है। इसका क्या रीजन है वो समझने का ट्राई करो। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट पिक करो कोई भी इस जगह पे, ठीक है? तो एक रे ये है एंड सेकेंड रे इज दिस। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये रे आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 और z-2? Z+2। ठीक है, तो ये है z+2 वाला रे और ये है z-2। ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड करते हैं तो उससे क्या एंगुलर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2। क्वेश्चन को भी देख लो एक बार, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 अपॉन z-2, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ। तो तुम खुद बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 पॉजिटिव और नेगेटिव? निगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि बेटा z+2 कम एंगल है, दिख रहा है। हाँ तो एक्चुअली यदि ये π/2 के प्लेस पे -π/2 रहा होता तो ऊपर वाला पोर्शन आता। हाँ सर। ठीक है, इसके मतलब ये है कि जो बिलो पोर्शन है ना वहां पे एंगल फिट हो रहा होगा। तुम बिलो पोर्शन में कहीं भी एक पॉइंट लो, सपोज करो ये पॉइंट है, ठीक है? अब इनको उनसे ज्वाइन करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 और z-2। एंड दिस इज, ठीक है, थोड़ा डॉटेड। तो ये है z+2 और ये है z-2। बताओ क्या आने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 है लेस नेगेटिव, तो लेस नेगेटिव माइनस मोर नेगेटिव, क्या आंसर आएगा बोलो? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। करेक्ट। इसका हाँ। मतलब इस फुल सर्कल के अंदर केवल बिलो पोर्शन ही यूज आप करोगे, अबव पोर्शन आप यूज नहीं करोगे। प्रेरणा कोई डाउट है तुम्हें? क्या डाउट है बोलो। हाँ, तो अबव डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगेन यहाँ पे यार मैग्नीट्यूड कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, इक्वेशंस ही यूज कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से तो मैं समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ यार। आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2
minus argument of z minus 2. तो argument of z plus 2 is this minus argument of z minus 2. तो less positive minus more positive, क्या आंसर आएगा? Less positive minus more positive. नेगेटिव नेगेटिव। तो अब डायग्राम के अकॉर्डिंग या फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर आपका आना चाहिए -π/2। या फिर सपोज करो क्वेश्चन में ये होता आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2, तो फिर ये अब आंसर आता। समझ गए ना? हाँ ठीक, बिल्कुल। तो इसका मतलब फाइनली तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपको पहले आप पहले फुल सर्कल बनाओगे और उस फुल सर्कल के बाद फिर आप उस रीजन को सिलेक्ट करोगे कि कौन सा रीजन फाइनली आंसर में आने वाला है। करेंगे हम लोग क्वेश्चन अभी काफी सारे और इसमें 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो फाइनली इतना पोर्शन आएगा। अगेन इसमें भी ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे यार, क्योंकि रे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख सकते हो आप इजीली। सेंटर कितना है इसका 0,0 और रेडियस है 2। तो इक्वेशन क्या आ गया बोलो? x² + y² इज इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि बिलो पोर्शन है, तो बिलो पोर्शन को कैसे कैसे शो करोगे बोलो? x² y प्लस लेस देन 0, हाँ y शुड बी नेगेटिव, करेक्ट? क्योंकि बिलो x एक्सिस y नेगेटिव होता है, तो अलग से ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको कि y शुड बी नेगेटिव नंबर। क्लियर? हाँ सर। बस इसको नोट करो, हो गया, सिंपल है। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर छोड़ते हैं। सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? नहीं, थर्ड और फोर्थ। सर पर थर्ड में गया तो नेगेटिव आता है। देख लेते हैं, रुको देख लेते हैं। देखते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? थर्ड में नेगेटिव आता है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं, रुको। ओके, सो सपोज थर्ड में कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक ये रे और एक ये रे, और यहाँ पे थोड़ा डॉटेट कर दो तो एंगल कंपेयर कर पाओगे आप। दिस इज z + 2 एंड दिस इज z - 2। ठीक है, क्वेश्चन में z + 2 न्यूमरेटर में आ रहा है। हाँ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2 क्या आएगा बताओ? हाँ सर सर पॉजिटिव आता है। बेटा लेस पॉजिटिव माइनस, सॉरी लेस नेगेटिव माइनस मोर नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव ही आएगा बिल्कुल। ओके, रफ करो अभी पूरा ये। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं। जस्ट इतना बताओ, लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन? डायमीटर के अलोंग चेक करना होता है आपको, डायमीटर के अबाउट, लेफ्ट या राइट? तो एक पॉइंट्स कंसीडर कर लो कोई भी। सर राइट वाला। राइट पोर्शन आ रहा है क्या? हाँ सर, पोर्शन आ रहा है। क्वेश्चन है z+2 है बेटा, यहाँ पे -π/2 है, नॉट +π/2। सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट पोर्शन आएगा क्वेश्चन में, -π/2 है। हाँ। तो ये होगा अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 आयोटा, एंड दिस नीड्स टू बी नेगेटिव। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस तुम खुद बताओ, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या आंसर आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये पोर्शन आएगा। ओके, सो इसका इक्वेशन क्या आ गया अभी? x² + y² इज इक्वल टू 4। हाँ, और x लेस देन 0। करेक्ट आंसर है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। ओके, शीट में जो कल मैंने होमवर्क दिया था उतना ही करना है। बाकी आप इसके अलावा शिंगेज स्टार्ट कर सकते हो पैरेलल। अभी क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म, तब काफी सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म होता है, उनसे ही सिंप्लीफाई होते हैं। तो आप अभी जितना आपको पढ़ाया उतना ही अटेम्प्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में वो हो जाएगा, और फिर तुम कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो उस फुल चैप्टर में। ओके ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट है शीट वगैरह में तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अभी बोलो क्या करना है। कोई डाउट है शीट में? हाँ सर, थोड़े थे। देखते हैं, चलो अभी देख लेते हैं, 10 मिनट्स देख लेते हैं। 1 मिनट। ओके, क्या डाउट है बताओ। सर वो A5 में। A5 सॉल्व द फॉलोइंग फॉर z एंड गिवन इज, आपको z²। देखो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये है z² इज इक्वल टू दिस दिस इज, वैसे तो ये z में पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये हो गया। हाँ सर, फिर square उसको minus- फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया। हाँ, लेकिन उसमें फिर स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया होगा। हाँ
और वो भी आपको फाइंड करना नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है। हाँ मतलब उसको स्क्वायर में किसके भी कन्वर्ट करने का भी ट्राई किया पर वो भी नहीं हो रहा था। हाँ वो एक्चुअली क्या सेपरेट पोर्शन है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बताऊंगा मैं। तब तक आप एक काम करो, जेड इज इक्वल टू क्या पुट कर दो इसके अंदर, एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा वाई। बस और रियल पार्ट इक्वल करो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करो। ठीक है, हाँ ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। कर लेना, ही हो जाएगा, भी इजीली है ना। रियल पार्ट सेम करो और इमेजिनरी पार्ट सेम करो, तो हाँ आपको सर। एक्स और वाई दोनों सेपरेट सेपरेट आ जाएंगे, कितना आने वाला है। हाँ एक बार ट्राई करना, वरना मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो भी फिर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हाँ, इस हाँ क्वेश्चन में सपोज करो जेड के साथ में कहीं पे जेड बार भी होता, तब आप फिर इसको हाँ ऐसे नहीं कर सकते, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बनता जेड में, है ना। तब तो आपको 100% केवल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही पुट करोगे फिर वहां पे। हाँ सर। ठीक है, हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। वो A6 का 4th वन। A6 का 4th वन। अच्छा यार, ये भी अभी आइलर फॉर्म का, ये नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो। आइलर फॉर्म यही होता है, e टू द पावर आयोटा थीटा। एक्चुअली होता क्या है ना, बता देता हूँ मैं। e टू द पावर आयोटा थीटा, इसको आप ये लिख देते हो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। जैसे यहाँ पे अभी है e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6, so this will be equal to cos of minus pi by 6 plus iota sin minus pi by 6। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। अच्छा ये कैसे आता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, है ना। बाकी ऐसे आता है और यही आइलर फॉर्म होता है। तो ये है e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6, यू कैन राइट cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा sin माइनस पाई बाई 6, ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। A9। A9 तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। A9 में क्या है देखते हैं। मतलब सर उसको मैंने वो f of z इज इक्वल टू वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से 3 इक्वेशंस लिख के किया, हाँ पर वो फाइनली वो क्वोशिएंट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। देखो सुनो, होता क्या है ना, ये तुम्हें याद है तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बताया था आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में 11th में, कि सपोज करो कोई भी पॉलिनोमियल है f ऑफ x या p ऑफ x बोल देते हैं, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो लेट से x माइनस 2 से, और फाइनली आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए सिंपली फर्स्ट स्टेप, you will put divisor is equal to 0, here you will get the value of x is equal to 2। और x is equal to 2 आप यहाँ पे पुट कर देते हो, हाँ हाँ सर। और यही रिमाइंडर होता है। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि आपने f ऑफ z को डिवाइड किया है फर्स्ट z माइनस आयोटा से, और z माइनस आयोटा से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो। आयोटा। इसका मतलब पहले z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू आयोटा। और ये z इज इक्वल टू आयोटा यहाँ पे पुट किया होगा इसने, और f ऑफ आयोटा हाँ की वैल्यू कितना आ रहा होगा, आयोटा। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप किससे डिवाइड कर रहे हो इसको, z प्लस आयोटा। देन रिमाइंडर इज 1 प्लस आयोटा। हाँ। तो सबसे पहले z प्लस आयोटा 0 पुट करो, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और ये z इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ पे पुट किया होगा, सो f ऑफ माइनस हाँ। आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब सेम एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को अभी किससे डिवाइड कर रहे हो आप, z स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, जितने डिग्री डिवाइजर होता है ना, रिमाइंडर उससे 1 डिग्री कम होता है। हाँ। तो z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइजर है, तो रिमाइंडर विल बी इन 1 डिग्री, हाँ यानी कि रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ, हाँ az प्लस b। तो यहाँ पे सिंपली आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, a और b। b। अब स्टार्ट करो आप रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले डिवाइजर 0 पुट करोगे, हाँ। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि z इज इक्वल टू आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब z इज इक्वल टू आयोटा इस पॉलिनोमियल में पुट करो, तो f ऑफ आयोटा, ठीक है, और f ऑफ हाँ। आयोटा इज आयोटा।
आयोटा, साइमल्टेनियसली आयोटा यहाँ पे भी पुट करो, ये क्या बनेगा? A आयोटा प्लस B। हाँ, क्योंकि बेटा ये रिमाइंडर है ना, सेटिस्फाई करेगा ये। हाँ सेकंड, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करो, f ऑफ माइनस आयोटा कितना गिवन है? 1 प्लस आयोटा। साइमल्टेनियसली माइनस आयोटा यहाँ पे भी पुट करो, माइनस A आयोटा प्लस B। इन दोनों इक्वेशन से अभी a और b फाइंड करो, जस्ट प्लस माइनस हाँ करके चीजें, हाँ तो आंसर आएगा आपका। ठीक है, हाँ हाँ। और कोई डाउट? हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ बोलो। हाँ, वो A10 का सेकेंड वन, वो B फाइंड करना। हाँ, √3 प्लस आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू द पावर 99 a प्लस आयोटा b, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। यार ये भी एक्चुअली क्या एलर फॉर्म का ही क्वेश्चन है, ये काफी इजीली हो जाता है एलर फॉर्म से। जैसे अभी क्या √3 प्लस आयोटा टू द पावर 100 तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते ना, इतना हाँ पावर 100 कैसे करोगे आप? तो देखो इसको करते क्या है, जैसे आइलर फॉर्म जो होता है ना, पोलर फॉर्म, या फिर हाँ आइलर फॉर्म देख लेते हैं। तो आइलर फॉर्म होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, where r is magnitude and theta is amplitude. हाँ r is magnitude and theta is, एम्पलीट्यूड। तो √3 प्लस आयोटा का r कितना आएगा बोलो? 2 अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, हाँ 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 √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 अंडर रूट 2, सॉरी 3 प्लस 1 हाँ अंडर हाँ रूट 2, करेक्ट। और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है ये बताओ? ये डिस्टेंस है √3 और ये डिस्टेंस है 1, तो ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी π/6। हाँ ओके, अभी तुम देखो ये अब काफी इजी हो जाता है, ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा π/6, हाँ मतलब √3 प्लस आयोटा को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, यही मतलब होता है एलर फॉर्म का। और इसके ऊपर पावर कितना आ रहा है? 100। तो ये हो गया अभी 2 टू द पावर 100 इंटू ई टू द पावर आयोटा 50 π/3। हाँ और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ई टू द पावर आयोटा थीटा, क्या बोल सकते हो आप इसे? कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस साइन। थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, ये होता है आइलर फॉर्म और ये होता है पोलर फॉर्म। ये बस यही दो फॉर्म होते हैं और कोई फॉर्म नहीं होता। दिस इज आइलर फॉर्म, दिस इज पोलर फॉर्म। मतलब पहले पोलर फॉर्म आता है, वहां पे आप ये सीखते हो कि इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं और फिर इसमें इंटू आर करके इसको आइलर फॉर्म जैसा यूज करने लग जाते हैं। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। हाँ ये वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बोला था आपको कि 2 पाई का मल्टीपल रिमूव कर दिया करो इसमें से। हाँ तो ये है 16 पाई प्लस 2 पाई/3। हाँ तो 16 पाई हट गया, 2 पाई के मल्टीपल से कोई इफेक्ट नहीं आता है, एंगल चेंज होता है, पोजीशन सेम रहती है। अभी है cos ऑफ 2 पाई/3, सो cos ऑफ 2 पाई/3 इज cos ऑफ पाई माइनस पाई/3। हाँ तो पाई है, इसका मतलब cos विल रिमेन cos, cos पाई माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, cos विल बी नेगेटिव, हाँ सो माइनस cos पाई/3 यानी माइनस cos 60, तो -1/2 हाँ प्लस आयोटा √3/2। और ये है 2 टू द पावर 100। ये आपका वैल्यू आ गया है 1√3 प्लस आयोटा टू द पावर 100 का। आइलर फॉर्म हाँ का यही एप्लीकेशंस होते हैं कि आप बहुत बड़ी पावर सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो ऑब्वियसली बात है पहले आप इसको इस फॉर्म में चेंज करते हो, फिर पावर अप्लाई कर देते हो, वापस से फिर cos थीटा ये सब अप्लाई कर देते हो, ठीक है। और इज इक्वल टू है यहाँ पर 2 टू द पावर 99 और a प्लस आयोटा b। तो देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू सिंपली -1 और b इज इक्वल टू कितना आ गया है? √3। बस इस तरीके से सॉल्यूशन होता है इसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट मतलब सर वो B4 में लाइक उसमें पोलर फॉर्म से प्रूव करने के लिए कहा है, तो फिर वो हाँ वो भी रुक जाओ, वो नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, हो गया सर। हाँ बोलो, और क्या डाउट है बताओ। नहीं हाँ प्रेरणा क्या बोल रहे हो? बी अरे यार प्रेरणा तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से बोलोगे? सर B3। B3 ओके।
यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने क्लास में भी किया था। देखो बोला यहाँ पे z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी। अब बेटा ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सपोज p रियल नंबर है तो रियल नंबर में बार सेम ही होता है, लाइक 2 का बार 2, 3 का बार 3, 4 का बार 4। और प्योरली इमेजनरी है तो p इज इक्वल टू माइनस पी बार। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए वरना प्रॉब्लम आएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन ये है प्योरली इमेजनरी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बार, और बार सेपरेट हो जाता है, वन का बार वन, इस तरीके से। करेक्ट? सिंपल है, हो गया अब तो क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो z माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन ये इधर आएगा और फिर ये लेफ्ट में आएगा, प्लस z प्लस वन इंटू जेड बार माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बस इसको सिंप्लीफाई करो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और आपको मिलेगा 2z जेड बार माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यानी z जेड बार इज इक्वल टू वन और z जेड बार होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू वन, नॉट माइनस वन। मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इस सर्कल को शो कर रहा है सेंटर है 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो B6 में B6 है यहाँ पे Z1 Z2 are two complex numbers such that मॉडुलस ऑफ Z1 या फिर 1 लेस देन, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 1 से कम है और मॉडुलस ऑफ Z2 ग्रेटर देन 1 है, और आपको ये प्रूव करना है। अब यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है ये। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि वैसे भी मॉडुलस है, मॉडुलस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया 1 माइनस Z1 Z2 बार मैग्नीट्यूड लेस देन मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, मॉडुलस को, मॉडुलस से तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जर्व करना है तो भी आप स्क्वायर करते हो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। ठीक है, तो ये हो गया अभी ये दिस इंटू दिस बार, तो 1 का बार 1, Z1 बार और Z2 सॉरी Z2 बार का फिर से बार, तो Z2। इसमें कोई डाउट नहीं। लेस देन दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सो दिस इंटू दिस बार, बस इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 1 माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 माइनस माइनस प्लस Z1 Z1 बार यानी मैग्नीट्यूड Z1 स्क्वायर, Z2 Z2 बार यानी मैग्नीट्यूड Z2 स्क्वायर, लेस देन Z1 Z1 बार मैग्नीट्यूड Z1 स्क्वायर माइनस Z2 बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस Z2 Z1 बार माइनस दिस इंटू दिस Z1 Z2 बार। देखो ये कैंसिल हो गया अभी, डन। और ये आ गया है नाउ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। करेक्ट? हाँ। ठीक है, अब यार ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे चीजें कॉमन आती हैं, तो देखो तुम इसमें कॉमन लेने का ट्राई करो। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग है 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर, और रिमेनिंग यहाँ पे भी -1 कॉमन आएगा इसमें से। हाँ। तो -1 कॉमन और 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये ओवरऑल है ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया है ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 लेस देन है 1, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। हाँ। और मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 ग्रेटर देन 1, ये भी नेगेटिव है।
हाँ नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू ट्रू। है। इसका मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट भी ट्रू रहा होगा। हाँ बस दोनों ओके। तरफ स्क्वायर करना है, कुछ भी नहीं करना, लिटरली सिंपलीफाई हाँ करना है, बस हो गया। सर उसको वो Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 कर वैसे सकते हो, नहीं करेंगे क्या? कर सकते हो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन उससे। हाँ वो बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा था। एग्जैक्टली बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 पता नहीं क्या क्या आएगा, कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का। हाँ ठीक। और कोई डाउट? नहीं सर ओके। चलो ओके डन, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। बाकी और भी कोई डाउट है तो कभी भी डिस्कस कर सकते हो, अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो अदरवाइज। ओके चलो बेटा, ओके बाय। ठीक है, ओके फिर बाय सभी लोगों को, अच्छे से रहो, है ना? बाय सर। ओके बाय सर।